हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 and we are going to solve like most important MCQ series. So I have brought up to you the most important MCQs which are asked in that they are MCQs and PYQs as well. So there are so many questions which are asked in previous examination and the questions which supposed to be asked in upcoming exams, right? So let's start with the first question of this session. पहला क्वेश्चन देखेंगे. Examine the following statements about scientific management and identify those which are true and false. So आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको एक बार स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. सो आपके सामने चार ऑप्शंस है, उन चार ऑप्शंस में आपको देखना है इनमें से कौन कौन से ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं, राइट. सो आपके सामने स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ लीजिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो पहला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए. द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज नॉट क्वाइंड बाय फ्रेडरिक विंसलो टैलोर, FW टैलोर. सो जो टर्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये फ्रेडरिक विंसलो टैलोर मतलब FW टैलोर के द्वारा क्वाइन नहीं किया गया था. पहला ऑप्शन है. दूसरा है हेनरी आर टाउनीज इंजीनियर एज अ इकोनॉमिस्ट इन्फ्लुएंस्ड टाइलोर्स आइडिया. जो हेनरी आर टाउनी है एज एन इंजीनियर ऑफ इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था टाइलोर के, FW टाइलोर के आइडिया को, उनके आइडियाज को इन्फ्लुएंस किया था. थर्ड है, सी है, शॉप मैनेजमेंट इम्बॉडीज थर्ब्लिक्स. और डी है, लुइस डी ब्रांडीज हर्ड द केस फाइल्ड अगेंस्ट टैलोर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय ट्रेड यूनियंस. सो जो लुइस डी ब्रांडीज हैं, उन्होंने उनके ऊपर केस हुआ था, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने केस को सुना था, केस को लड़ा था अगेंस्ट साइंटिफिक अगेंस्ट टैलोर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय ट्रेड यूनियंस. सो ट्रेड यूनियंस के द्वारा वो लड़े थे, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट टैलोर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट. किसने लड़ा था? लुइस डी ब्रांडीज ने. सो आपके सामने ऑप्शन है, आपको फाइंड करना है इसमें ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है. सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. सो इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, द ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखेंगे कैसे. ए बी डी आर ट्रू एंड सी इज फॉल्स. सो यहाँ पर सी को फॉल्स बताया गया है, बाकी के अदर जो ऑप्शन है वो ट्रू है. देखेंगे कैसे ट्रू है. The term scientific management was not coined by Frederick FW Taylor. So FW Taylor in short. So ये बात सही है, जो टर्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये फ्रेडरिक FW टैलोर के द्वारा नहीं क्वाइन किया गया था. दैट इज करेक्ट ऑप्शन. दूसरा है, हेनरी आर टाउनीज इंजीनियर एज अ इकोनॉमिस्ट इन्फ्लुएंस टैलोर्स आइडिया. टैलोर्स के आइडिया को किसने इन्फ्लुएंस किया था? दैट इज हेनरी आर टाउनी ने, सो ये भी ऑप्शन करेक्ट है. और तीसरा है सी, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, शॉप मैनेजमेंट इम्बॉडीज थर्ब्लिक्स, ये इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है. डी देखेंगे, लुइस डी ब्रांडीज हर्ड द केस फाइल्ड अगेंस्ट टैलोर साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय ट्रेड यूनियंस. सो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, राइट. जब लुइस डी ब्रांडीज ने केस सुना था, केस की सुनवाई की थी, केस को लड़ा था, यू कैन से कि केस को लड़ा था किसके अगेंस्ट? टैलोर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, किसके द्वारा? बाय द ट्रेड यूनियंस. So these are the options true. A, B and D are true and C is incorrect option, like this is the false one. So here the correct answer for this question is option number 2. Let's move to the next question. So मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने टोटल 5 यूनिट्स कंप्लीट कर दिया है अपने इस चैनल पर, स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट. अगर आप डालेंगे यूट्यूब पर तो आपको ये सारे सेशंस फ्री मिलेंगे, क्योंकि ये चैनल फ्री ऑफ क्लासेस प्रोवाइड करता है. और मैं जितनी भी क्लासेस मैंने लिए हैं, मेरा मोटो यही है कि वो उन बच्चों तक ये क्वेश्चंस, ये थ्योरी पार्ट, जो भी सेशंस में लेती हूँ वो पहुँच पाए, जो कि इंस्टीट्यूट में फ़ी दे करके नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर किसी वजह से वो क्लासेस नहीं ले पाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं, मैनुअल जाकर के क्लासेस नहीं ले सकते हैं, ऑनलाइन उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो उनके लिए ये क्लासेस हैं. जो कि रिमोट एरियाज़ में जो पीपल रह रहे हैं,
उनके पास किसी लाइक सपोज वो इकोनॉमिकली भी सफ़र कर रहे हो, या फिर आप कह लो कि वहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं अच्छे एडुकेटर नहीं मिलते हैं कभी कभी हम जैसा चाहते हैं, तो उन केसेस में एक बच्चे की पढ़ाई उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो जो चाहते हैं वो ना करके कुछ और करने लगते हैं फिर लाइफ में। फिर कहते हैं कि फिर वो एक पछतावा रहता है कि आज हम जहाँ पर हैं, अगर हमें वो एक्सपोज़र मिला होता जब हम चाहते थे पढ़ाई के टाइम पर, वो मिला होता तो हम जाने कहाँ होते। तो ये सब चीज़ें, ये बातें ना उनकी लाइफ में हो, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे आपको मिलेंगे जो जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा मोटो है कि मैं उन सारे बच्चों को जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, इवन जो अवेल नहीं कर पाते हैं ऑफलाइन क्लासेस, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्लासेस, सो उनके लिए ये क्लास है। ये क्लास टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे यूनिट्स में आपको टोटल 1 to 10 यूनिट्स, जो भी सारे यूनिट्स हैं यूजीसी नेट के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर का जो सिलेबस है, इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। एंड 10 यूनिट्स को मैं करवाऊंगी आपको, जिनमें से मैंने 5 यूनिट्स खत्म करा दिया है, लाइक कंप्लीट करा दिया है। सो आप उन यूनिट्स को देख सकते हैं यूट्यूब पर जा करके। एंड अलॉन्ग विद थ्योरी पार्ट, आई हैव टेकन सो मेनी क्लासेस ऑफ एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। सो आप उन सेशंस को इजीली देख सकते हैं, राइट। सो मैं एक यूनिट खत्म करने के बाद थोड़े टाइम के लिए मैं एमसीक्यूज करवाती हूँ, पीवाईक्यूज करवाती हूँ, ताकि आपका दोनों का फ्लो बना रहे एक साथ। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप थ्योरी थ्योरी करते जा रहे हैं। सो थ्योरी से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनका भी किस तरह के फॉर्मेशन होते हैं, उनका समझना आपको बहुत ज़रूरी है। That is why what I do is I complete one chapter and then take MCQs and PYQs, and again I start another unit, and then once the unit is finished I take MCQs और PYQs. So ये मेरा process रहता है. So again मैंने unit 5 complete किया है अभी अभी, IR Industrial Relations. So उसके बाद मैं ये classes लेने जा रही हूँ. I mean to say that ले रही हूँ, ये मेरा first class होगा unit 5 complete करने के बाद MCQs के लिए. सो आप easily अवेल कर सकते हैं मेरी क्लासेस। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु एवर आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम फॉर कोड 55, ताकि वो भी अवेल कर पाएँ और उनको ईजिली मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि उनको ज़्यादा सर्च करने और ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। सो ये रहा हमारा आपकी स्क्रीन पर सेकेंड क्वेश्चन। देखेंगे, which of the following statements about open system as given by Daniel Katz and Robert Khan are true? So question क्या बोल रहा है, which of the following statements about open system as given by Daniel Katz? So आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ओपन सिस्टम है जो कि गिवन बाय डैनियल कार्च एंड रॉबर्ट खान के द्वारा है, जो कि आपको ट्रू बताना है। ओपन सिस्टम के क्या डेफिनेशन को बताना है आपको। इसमें देखना है कि इसमें से ट्रू कौन सा, क्योंकि इसमें आपको स्टेटमेंट में ट्रू एंड फॉल्स दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है। सो आपको बताना है इनमें से ट्रू कौन सा है, जो कि दिया किसके द्वारा गया है, ओपन सिस्टम कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, दैट इज गिवन बाय डैनियल कार्च एंड रॉबर्ट खान, राइट। सो इसमें से ट्रू हमको फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन ए, the exportation of energetic inputs into the environment. दूसरा है transformation of available energy as throughput so that work is done. तीसरा है the importation of the output from the environment. And D है a cycle of events in which the product exported to the environment provides the energy for repetition of the cycle. सो आपको करेक्ट बताना है ओपन सिस्टम की डेफिनेशन को। करेक्ट इसमें से क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट। सो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप एक बार अपने से एक बार पढ़ के देखिए, समझ के पढ़िए इस क्वेश्चन को, एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, बी एंड डी आर ट्रू। देखेंगे कैसे बी और डी ट्रू है, ए कैसे इनकरेक्ट है। द एक्सपोर्टेशन ऑफ एनर्जी इनपुट्स इनटू द एनवायरमेंट। सो क्या कह रहे हैं कि एनवायरमेंट जो है ना, एनवायरमेंट से आप एनर्जी को, द एक्सपोर्टेशन ऑफ एनर्जी इनपुट्स, जो एनर्जी का इनपुट्स है उसके एक्सपोर्टेशन को इनटू द एनवायरमेंट। सो आप एनवायरमेंट में एनर्जी के इनपुट्स को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज इनकरेक्ट। वो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने में ही आपको इनकरेक्ट लगेगा कि ये एक्सपोर्ट नहीं बल्कि इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्टेशन होता है, राइट।
बट इम्पोर्टेशन में भी एक फॉर्मेशन क्वेश्चन का अलग होना चाहिए, जहाँ से आपको एक समझ में आए कि क्या एग्जैक्टली कहने की कोशिश कर रहे हैं, ओपन सिस्टम का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट है, एक्सपोर्टेशन ऑफ एनर्जी इनपुट्स इनटू द एनवायरनमेंट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवेलेबल एनर्जी एज थ्रूपुट सो दैट वर्क इज डन। सो क्या कह रहे हैं कि जो अवेलेबल एनर्जी है इन्वायरमेंट में, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो भी अवेलेबल एनर्जी है इन्वायरमेंट में, अगर वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो जो काम पेंडिंग है या फिर जो काम होना है वो कैसे आप करेंगे, वो काम हो ही नहीं पाएगा। सो आप क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये ट्रू ही होगा। बिकॉज आप देखेंगे स्टेटमेंट का फॉर्मेशन कैसे है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवेलेबल एनर्जी एज थ्रूपुट सो दैट वर्क इज डन, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। सी देखेंगे, द इम्पोर्टेशन ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द एनवायरमेंट, मतलब यहाँ पे आउटपुट ना होकर के इनपुट होना चाहिए। जैसे कह रहे हैं ना कि लाइक इनपुट के साथ क्या कॉम्बिनेशन, इनपुट के साथ आप जब इंपोर्ट कर रहे हैं एनर्जी को तो उसके साथ आउटपुट होना चाहिए कि इनपुट होना चाहिए, जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन के फॉर्मेशन में इसी तरह की छोटी छोटी चीजों में इधर उलट फेर करते हैं, और आपको लगता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन तो सही है, स्टेटमेंट सही लग रहा है, आप मार्क करके आ जाते हैं। नहीं, क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट बहुत ही क्वेश्चन को टफ बनाता जा रहा है ईयर वाइज। बाय द ईयर आप देखेंगे कि 2011 12 10 के क्वेश्चन उठा के देखेंगे और आपके क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो कितना चेंजेस आया हुआ है, कितने सारे चेंजेस हैं पैटर्न में, आपको देखने को नजर आएगा। सो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या है। सो ए और सी इनकरेक्ट है, बी ट्रू है। डी देखेंगे, अ साइकिल ऑफ इवेंट्स इन विच the product exportation to the environment provides the energy for repetition of the cycle. This is the correct option, right? So option number B and D are true. A and C are incorrect. That is false, right? Let's move to the next question. मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आपको मैच करना है कि किस ऑथर ने क्या दिया हुआ है, क्या कौन सी थ्योरी दिया है, क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सो आप लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है आपको। लिस्ट ए में देखेंगे क्या है, पोस्ट कॉप्स। कई बार एग्जामिनेशन में पोस्ट कॉप का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। स्पिरिट डी कॉप्स किसने दिया था, इंटीग्रेशन थ्योरी किसने दी थी, द इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किसने दिया था। सो आपके सामने ऑथर्स के नेम भी हैं, हेनरी फयोल, जॉर्ज ए पेनॉक, मेरी पार्कर फॉलेट, लूथर गुलिक। सो आपको आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ करके उसको एलिमिनेट, अगर क्योंकि ऑथर वाले क्वेश्चन में आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है कि इतना याद नहीं रहता कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी। बट अगर आप बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, जो थ्योरी वाली क्लासेस में आपको देती हूँ, अगर आप उसको अच्छे से अटेंड करते हैं तो फॉर श्योर आपको सारे कॉन्सेप्ट इजिली आपके क्लियर होते ही हैं। प्लस आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे आप इजिली उनको सॉल्व भी कर पाएंगे, राइट। सो आपके सामने है पोस्टकॉप का क्या मतलब है, यहाँ पर देखना है आपको। पोस्टकॉप किसने दिया था, एस्पिरिट कॉप्स किसने दिया था। सो आई होप आपने क्वेश्चन का मैच कर लिया होगा। आप एक बार क्वेश्चन को फिर से खुद से पढ़ेंगे और समझेंगे उसको और उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। सो हियर आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर। देखेंगे पोस्टकॉप का सही मैच किसके साथ होगा, किसने दिया था, दैट इज गिवन बाय लूथर गुलिक। पोस्टकॉप कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय लूथर गुलिक। दूसरा है स्पिरिट डी कॉप्स, किसने दिया था, दैट इज गिवन बाय हेनरी फेयोल। सी देखेंगे, इंटीग्रेशन थ्योरी इज गिवन बाय मेरी पार्कर फॉलेट एंड द इल्यूमिनेशन इफेक्ट इज गिवन बाय जॉर्ज ए पिनॉक। सो यहाँ पर ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा एंड डी का हो जाएगा आपका 2। सो हियर द करेक्ट मैच इज ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 would be the right answer for this question. Again, match the following activities. List 1 with the degree of delegation, list 2. So आपको list 1 को list 2 से match करना है। आपके सामने options हैं, पहला है critical activity, दूसरा है B है needed activity, C है peripheral activity। इनमें आपके सामने list 2 में दिया गया है moderate, list 2 में ही है second high and third है low। So आपको बताना है कि कौन सा किसका सही मैच होगा, राइट। आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़िए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने सॉल्व भी कर लिया होगा।
क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे क्या मैच किया गया है इसमें। क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है, लो, लो से मैच होगा। नीडेड एक्टिविटी किससे मैच होगा, दैट विल बी मैच्ड विथ मॉडरेट। नीडेड मतलब जो रिक्वायरमेंट है, जिसकी बहुत जरूरत है उसकी, तो मॉडरेट में जाएगा। पेरीफेरल किस में जाएगा, हाई में जाएगा। पेरीफेरल तो वो हाई में जाएगा, राइट। सो क्रिटिकल एक्टिविटी लो, नीडेड एक्टिविटी मॉडरेट एंड पेरीफेरल एक्टिविटी हाई। आपका सही मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस आर जम्बल्ड अप, अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस। जम्बल्ड अप करके दिया गया है, आपको उसको करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है, क्योंकि देखिए काफी सारे इसमें ऑप्शंस हैं। सो आप देख करके क्वेश्चन को ही देखकर घबरा जाएंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट और लास्ट को देखने पकड़ने की कोशिश करिए कि इनिशियली क्या आ सकता है और लास्ट में क्या आता होगा, क्या आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप पहले और लास्ट को सॉल्व करेंगे, और ये भी देखेंगे कि ऑप्शंस में क्या फॉर्मेशन है। कई बार ऑप्शंस के फॉर्मेशन से आपको समझ में आ जाता है कि कॉमन कितने में दिया गया है, मोस्ट मोस्ट कॉमन कितने में है। तो उसके बेसिस पे आप एक बार कर सकते हैं उसका अरेंजमेंट कि किस तरह से उसका अरेंजमेंट होगा। लेकिन सपोज 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे कि आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लेकिन 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑप्शंस जो सीक्वेंस है वो कॉमन नजर आएंगे। तो उसका आप मतलब कि वो कहीं ना कहीं कॉमन है, मतलब सही सीरीज में जा रहा है। उसपे कुछ एक दो चीजें इधर उधर करेंगे तो वही आपको पकड़ना होता है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। वैसे तो अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, आगे का देख लीजिए कि सबसे इनिशियली क्या आना चाहिए और लास्ट में क्या आना चाहिए। अगर आगे के और पीछे के दो दो तीन तीन अगर आपने मैच कर लिया तो बीच वाला आप इजिली सॉल्व कर लेंगे, मतलब सीक्वेंस जो बीच वाला है, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। सो देखेंगे कि पहले ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, स्पेसिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव्स, बी है। सी है गोल सेटिंग, डी है इलेबोरेटिंग प्लान्स एंड स्पेसिफाइंग डिटेल्स, ई है स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरमेंट, एफ है मेंटेनिंग कम्युनिकेशन, जी है मेंटेनिंग अ टाइम पर्सपेक्टिव, एच है प्लानिंग फॉर अनप्रिडिक्टेबल कॉन्टिजेंसीज, आई है ऑर्गेनाइजिंग, जे है इम्प्लीमेंटिंग, के है इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन, एंड आई है फॉलो अप प्रोवाइडिंग द फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप एक बार इसको करेक्टली मैच करने की कोशिश करिए कि सबसे पहले क्या आना चाहिए यहाँ पर। सो यार आपको आपको एक आइडिया लग गया होगा कि देखेंगे कि आप ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे सी सबसे पहले आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे सी सबसे पहले आ रहा है, और ऑप्शन नंबर 3 में तो नहीं है लेकिन 4 में देखेंगे सी सबसे पहले आ रहा है। इसका मतलब अगर मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस में आपको कॉमन कोई चीज मिलती है, इसका मतलब कि वो तो पहले ही आएगा, मतलब सी पहले आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, आप क्वेश्चन को पढ़ते ही जो ऑप्शंस हैं उनको पढ़ते ही समझ जाएंगे कि पहले कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते हैं, पहले आप गोल सेट करते हैं। तो गोल सेटिंग इज द फर्स्ट फेज। तो गोल सेटिंग तो पहले आएगा ही आएगा, ये आपने देख लिया, और आपने मैच करके भी कंपेयर करके भी देख लिया अदर ऑप्शंस के साथ कि किसमें क्या है, वो भी आपको नजर आ गया। अब देखेंगे कि गोल सेटिंग के बाद क्या प्रोसेस है। गोल सेटिंग के बाद आप देखेंगे कि देखिए अब क्योंकि डी तो एलिमिनेट हो गया पहले ही, क्योंकि डी में सी नहीं था सबसे पहले, राइट। और आप श्योर हैं कि सी सबसे पहले ही आएगा। तो अब लड़ाई है 1 2 और 4 में, राइट। तो देखेंगे 1 में ई दिया है सी के बाद, 2 में ए दिया है, और 4 में क्या दिया है, जी दिया है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि तीनों में 3 तरह की चीजें दी गई हैं। तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि ठीक है करेक्ट सीक्वेंस क्या जाएगा, आखिरकार क्या जाएगा। फिर आप देखेंगे गोल सेटिंग के बाद ई दिया है पहले में देखेंगे, सी के बाद ई में क्या, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरमेंट। दूसरे में क्या है, ए है स्पेसिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और फिर जाएंगे फोर्थ में देखेंगे जी दिया, तो जी में मेंटेनिंग अ टाइम पर्सपेक्टिव, ये बिल्कुल ही इनएप्रोप्रिएट लग रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सी के बाद जी वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो ये आपने 4 को भी एलिमिनेट कर दिया। अब बचे 2, 1 और 2। तो उसमें से देखेंगे कि ए होगा कि ई होगा, दोनों में से अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है। तो गोल सेटिंग के बाद क्या होना चाहिए, स्पेसिफाई ऑल्टरनेटिव करेंगे या फिर स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरमेंट करेंगे। तो पहले तो आप स्टैब्लिश गोल सेट करने के बाद पहले तो आप स्टैब्लिशमेंट की तरफ जाएंगे, राइट। अब गोल सेटिंग करेंगे, उसके बाद स्टैब्लिशमेंट करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे चीज को। तो सही ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन मिल गया, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 भी आपका एलिमिनेट हो गया यहीं पर, और आपका ऑप्शन नंबर 1 आपको लगा कि ठीक ठीक ये सही जाएगा। तो आप अब आगे देखिए अब इसमें क्या दिखा रहा है, क्या सीक्वेंस क्या है इसमें। गोल सेटिंग
फिर दूसरा फेज उसका हो जाएगा एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरमेंट। फिर थर्ड फेज आएगा जी मेंटेनिंग अ टाइम पर्सपेक्टिव आएगा। उसके बाद आएगा ए स्पेसिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। फिर आएगा बी एनालाइजिंग, स्पेसिफाई करने के बाद फिर एनालाइज करेंगे ऑल्टरनेटिव्स को। इसके बाद आएगा डी, आपका डी में क्या है, इलेबोरेट करेंगे। एनालाइज करने के बाद जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, एनालाइज करने के बाद फिर आप उनका इलेबोरेशन करेंगे, उनको इलेबोरेट करेंगे, इलेबोरेटिंग प्लान्स एंड स्पेसिफाइंग डिटेल्स, राइट। उसके बाद देखेंगे आप क्या है, के आया है। के में क्या है, दैट इज इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन। उसके बाद आप इंश्योर करेंगे कितना पार्टिसिपेशन है किन किन लोगों का। फिर देखेंगे आई ऑर्गेनाइज करेंगे, इंश्योर पार्टिसिपेशन के बाद फिर ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद करेंगे आप इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद आपका होगा जे के बाद आई, दैट इज फॉलो अप, फॉलोइंग, प्रोवाइडिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। एंड उसके बाद आएगा आपका एच, प्लानिंग फॉर अनप्रिडिक्टेबल कॉन्टिजेंसीज। सो फॉलो अप वगैरह के बाद आपका लास्ट में रहेगा कि आप फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्लान करेंगे। अगर सपोज ये प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा तो प्लान बी क्या होगा, तो उसमें क्या करेंगे, प्लान करेंगे फॉर अनप्रिडिक्टेबल कॉन्टिजेंसीज। कि सपोज अगर जो जिस वे में हम अपने प्लान को चाहते हैं, तो अगर वो नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा। कहते हैं ना कि प्लान ए बनाना चाहिए और प्लान बी बनाना चाहिए। अगर प्लान ए फेल हो गया तो ऑटोमेटिकली वो प्लान बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, प्लान ए, राइट। यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अच्छे बिजनेसमैन की, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की, कि अगर प्लान ए वर्क नहीं किया तो ऑटोमेटिकली प्लान बी पे हम फोकस करेंगे और प्लान बी को आगे लेकर के जाएंगे। तो हमेशा दो प्लान रखनी चाहिए। एक फेल हो गया तो ऐसा नहीं कि फिर हाथ धर के बैठ गए और फिर अफसोस करते रहे, नहीं, आप प्लान भी बना के चलें। ताकि अगर ये तरीका नहीं काम आया, वैसे ही अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये एफिशिएंटली मैं नहीं कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रही हूँ, तो आपके पास अगर दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको माइंड में रखना चाहिए कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा या फिर पढ़ाई नहीं करूंगी तो उसके अलावा मेरे पास क्या हुनर है, मैं क्या कर सकता हूँ या फिर क्या कर सकती हूँ, अपने आप से क्वेश्चन करिए, राइट। सो लाइफ में हमेशा आप एक चीज पे फोकस मत करिए कि आपने ये सोच लिया तो बस यही करना है। मान लीजिए शायद आप कहीं ना कहीं आपने ठाना तो है लेकिन वो चीज वर्कआउट नहीं हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास प्लान भी हमेशा होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर आपका जो सही सीक्वेंस है वो है CEGABDKFIJLH। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। आगे देखेंगे, मैच द फॉलोइंग HRM मॉडल्स लिस्ट वन विथ देयर थीम लिस्ट टू। सो लिस्ट वन में क्या दिया गया है, लिस्ट टू देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन नंबर वन देखेंगे, ऑप्शन ए देखेंगे, लॉन्ग टर्म लेबर परचेज मॉडल, लॉन्ग टर्म लेबर परचेज मॉडल। उसके सामने जो ऑप्शन है लिस्ट टू में देखेंगे, सीक्स टू मिनिमाइज वेज एंड बेनिफिट कॉस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स विद इन ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज, आउटसोर्सिंग एंड एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर इनकरेज्ड। ऑप्शन बी देखेंगे, वर्क फोर्स कमिटमेंट मॉडल। इसके अंदर क्या है, दूसरा देखेंगे, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट मॉडल फॉर कोर एंड नॉन कोर वर्क आर एडॉप्टेड। सो सबसे पहले हम लिस्ट वन को पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका लिस्ट वन का लिस्ट टू में तो एकदम करेक्टली मैच नहीं किया गया है, इसमें आपको मैच करना है, राइट। सबसे पहले हम ए पढ़ लाइक लिस्ट वन पढ़ते हैं, इसके बाद लिस्ट टू पढ़ेंगे, फिर मैच करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो लिस्ट वन में क्या दिया गया है, अ लॉन्ग टर्म लेबर परचेज मॉडल। दूसरा है बी वर्क फोर्स कमिटमेंट मॉडल। तीसरा है सी लेबर ट्रांजैक्शनल मॉडल एंड डी है मिक्स्ड मॉडल। उसके सामने आप देखेंगे लिस्ट टू में क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शन वन देखेंगे, सीक्स टू मिनिमाइज वेज एंड बेनिफिट कॉस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स विद इन ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज, आउटसोर्सिंग एंड एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर इनकरेज्ड। सो ये किस में आएगा आपको देखना है कि लाइक लॉन्ग टर्म लेबर परचेज मॉडल में आएगा, वर्कफोर्स कमिटमेंट मॉडल में आएगा, या फिर लेबर ट्रांजैक्शन मॉडल में आएगा, या फिर मिक्स्ड मॉडल में आएगा। दूसरा देखेंगे, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट मॉडल्स फॉर कोर एंड नॉन कोर वर्क आर एडॉप्टेड। तीसरा है फर्म्स वुड employ workers for as long as they performed well and the company has the capacity to pay. And four है, employers provide job security in order to elicit long term commitment and organization can develop social and intellectual capital within the boundaries of the firm.
सो आपको करेक्टली मैच करना है इसको। आई होप आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को खुद से पढ़िए एक बार, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसको मैच करने की कोशिश करिए, आप कर लेंगे इसको। ऐसे लंबे क्वेश्चन जो थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उनको देख करके हम डर जाते हैं, बट वो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं, डरना नहीं होता है। सो आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। सो इसका सही जो करेक्ट मैच है वो है ए का। देखेंगे लॉन्ग टर्म लेबर परचेज मॉडल का सही मैच होगा आपका, फर्म्स वुड एम्प्लॉय वर्कर्स फॉर एज लॉन्ग एज दे परफॉर्म वेल एंड द कंपनी हैज द कैपेसिटी टू पे। सो आप कीवर्ड्स को जब पकड़ने की कोशिश करेंगे ना मैचिंग द क्वेश्चन वाले में, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लॉन्ग टर्म लेबर परचेज मॉडल को रिलेट किससे किया गया है, उसका जो सही ऑप्शन होगा, जो करेक्ट मैच होगा वो होगा फर्म्स वुड एम्प्लॉय वर्कर्स for as long they as they for as long as they perform well and the company has the capacity to pay, that would be the right match। बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा फोर, वर्क फोर्स कमिटमेंट मॉडल को सही का सही मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी in order to elicit long term commitment and the organization can develop social and intellectual capital विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द फॉर्म। ये हो जाएगा वर्कफोर्स का, वर्कफोर्स कमिटमेंट मॉडल का सही मैच हो जाएगा। और सी देखेंगे लेबर ट्रांजैक्शनल मॉडल का सही मैच हो जाएगा, सीक्स टू, ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा इसका, सीक्स टू मिनिमाइज वेज एंड बेनिफिट कॉस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स within organizational boundaries, outsourcing and externalization of employment are encouraged। and option number D mixed model का सही मैच हो जाएगा। दूसरा, different employment models for core and non-core work are adopted। so option number 2 would be the right answer for this question। A का 3, B का 4, D का 1 and C का 1 and D का हो जाएगा 2। this would be the right answer for this question। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन को हम करने के बाद इस सेशन को एंड करेंगे यहीं पर, एंड अनदर सेशन में लेकर के आऊंगी जो कि एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज के बेसिस पर ही रहेगा। अगेन हम क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। अभी कुछ जो सेशंस में लेने वाली हूँ अपकमिंग, वो सारे सेशंस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज पे ही रहेंगे। एंड लेट मी टेल यू गाइज एंड लेट मी इन्फॉर्म यू दैट एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं यूजीसी नेट के, आप उनको फिल कर सकते हैं। आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाइए, और भी जो भी इंफॉर्मेशन आपको देखना है, प्रोसेस क्या है, लाइक कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि किस तरह से यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो इसको फिल करने का क्या प्रोसेस होगा, इसका भी एक सेशन में बना के अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पर। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप उस सेशन को देख करके कर सकते हैं, राइट। सो अभी आप थोड़े से लेनियंट थे, थोड़ा सा मोरल आपका लो था, पढ़ने में आपकी इच्छा कम जागृत हो रही थी, लेकिन अभी एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं, तो आई होप आप सबके अंदर वो जुनून आ गया होगा कि अब एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, भरना है और पढ़ाई स्टार्ट करनी है जोर शोर से। तो अब बिल्कुल भी आप अपने पढ़ाई से बिल्कुल लापरवाही नहीं ना करें, आप फोकस्ड होकर पढ़ाई करें, क्योंकि अगर आप फोकस्ड होकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो रिजल्ट आने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यही एकमात्र रास्ता है। सो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है इसमें से। कॉन्फिगरेशनल और बंडल थ्योरिस्ट प्रपोज दैट देयर आर आइडियल टाइप्स ऑफ configurations of HR practices that promote synergize। बी देखेंगे हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम combining information sharing, decentralized decision making via teams, participative management at operational, tactical, and strategic levels are, however, not part of the configurational framework। आपके सामने ऑप्शंस हैं, कोड्स हैं, कोड्स में आपके सामने ऑप्शंस हैं, ओनली ए, दूसरा है ओनली बी, तीसरा है बोथ ए एंड बी, एंड चौथा है नाइदर ए नॉर बी। सो इसका सही आंसर बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ट्रू, तो इसमें ट्रू कौन सा होगा ये बताना है आपको। सो एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे आप, और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा हो, ऐसे ऐसे सेशंस अगर आप लेते हैं यूट्यूब पर या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, तो आप वीडियोस को पॉज करके एक बार पढ़ लिया करिए क्वेश्चन को, ताकि आप एक बार क्वेश्चन को समझ पाएँ और फिर सॉल्व किया करिए।
सो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है, ओनली ए इज ट्रू। सो ओनली ए ट्रू है। देखेंगे क्या है ओनली ए में क्या है। कॉन्फ़िगरेशन और बंडल theorists propose that there are ideal types of configurations of HR practices that promote synergies. This is the true। एंड बाकी बी और सी देखेंगे। सी नहीं है, सो ओनली बी, ए एंड बी था इसमें। दूसरा है हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग वाया टीम्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एट ऑपरेशनल tactical and strategic levels are however not part of the configurational framework। ये नॉट लिख दिया है ना यहाँ से, यहाँ पे इसलिए ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे नॉट नहीं लगाया होता तो ये ऑप्शन भी सही होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वुड बी दी फॉल्स, A would be the true option। So here the correct answer for this question is option number 1, A only, right? सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए एंड बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।